राधे राधे। आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएससी ट्यूशन क्लासेज में। देखिए, आज से हम लोग क्लास 10 साइंस का अध्याय 3 जिसका नाम धातु एवं अधातु है उसको शुरू करने वाले हैं। हमने इससे पहले चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, चैप्टर 2 अम्ल क्षारक एवं लवण, ये दोनों पढ़ चुके हैं। ये दोनों का नोट्स का जो पीडीएफ है वो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में दे चुका हूं। यदि अभी तक आपने नहीं पाया है तो आप माधव भाई से जुड़ने के लिए संपर्क कर सकते हैं 73 49 83 18 32 पर फोन या मैसेज करके। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इस चैप्टर ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, धातु एवं अधातु ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है और ज्यादा हार्ड भी नहीं है। ये इतना आसान चैप्टर है ना कि मैं इसको इतना आसान में लिख के भी लेके आया हूं ना कि आप एक बार पढ़ोगे तो आपका तैयार हो जाएगा। जिस तरह आपको चैप्टर 1 चैप्टर 2 बढ़िया से समझ में आया, उसी तरह मेरा वादा है कि चैप्टर 3 भी बढ़िया से समझ में आएगा। मैं आपको बता दूं कि डेली हमारे चैनल पर शाम को 7 बजे इसी तरह डेली लाइव होती है, तो आप डेली शाम को 7 बजे जुड़ के आप क्लासेज ले सकते हैं। तो चलिए शुरू किया जाए। देखिए, इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक निकल के आता है धातु, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है धातु एवं अधातु। तो सबसे पहले हमें यह जानना है कि धातु क्या है, धातु के गुण क्या है, धातु के रासायनिक गुण क्या है, अधातु क्या है, अधातु के रासायनिक गुण क्या है, उपधातु क्या है, सक्रियता श्रेणी क्या है। ये सब तो पढ़ना है बस इस चैप्टर में, और ज्यादा कुछ नहीं है मेरे भाई। और आपको टेंशन नहीं लेना है, जिस तरह मैं चैप्टर 1 चैप्टर 2 का नोट्स आपको फ्री में दिया हूं, उसी तरह चैप्टर 3 का भी नोट्स आपको बिल्कुल फ्री में व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। यदि माधव बेस से या पीडीएफ से या पढ़ाई से कोई अगर दिक्कत है तो आप हमारे नंबर पर फोन करके डायरेक्ट मुझसे पर्सनल बात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। धातु क्या है? यदि आपके पेपर में आ जाए कि धातु किसे कहते हैं, उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए, तो आप क्या करेंगे, ध्यान समझिए। धातु चमकदार होता है। चमकदार मतलब वो चमकता है। धातु कैसा होता है? चमकदार होता है। धातु कठोर होता है। धातु कैसा होता है? कठोर होता है। ठीक है, ठोस के जैसा। धातु को एक तार का आकार दे सकते हैं, मतलब ऐसे मान लीजिए कोई धातु है, उसको लंबा खींच के तार का आकार दे सकते हैं। अर्थात धातु तन्य प्रकृति का होता है। तन्य प्रकृति का मतलब तार के द्वारा खींचा गया। तार के द्वारा किसी आप धातु को तार के द्वारा खींच रहे हैं, अगर वो खींचा जा रहा है, तार बन जा रहा है, तो वो तन्य प्रकृति का होता है। समझ रहे मेरी बात? जैसे कि चांदी, चांदी से आप गले के लिए क्या बनवाते हो, लॉकेट बनवाते हो, तो उसकी जो वो तार बनाया जाता है पहले उसका। सोना का भी आप लॉकेट बनवा सकते हो। लोहा का आप तार देखे होंगे, जैसे घर में जब प्लस्तर उलस्तर होता है या जब घर की छत की ढलैया होती है तो उसमें जो रोड होते हैं, रोड को बांधने के लिए लोहा का तार का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप धातु को क्या कर सकते हो, एक तार का आकार दे सकते हो, और तार का आकार देना ही तन्य प्रकृति कहलाता है। समझ रहे हो मेरी बात? चलिए, मैं थोड़ा ज्यादा तेज नहीं बोल रहा हूं क्योंकि पूरा पसीना से भीग चुका हूं, और आपको तो मालूम है कि इस गर्मी में क्या हो रही है भाई हाल। और ऊपर से हम ना कूलर चला सकते हैं ना पंखा चला सकते हैं, क्योंकि उसकी आवाज आपकी वीडियो में आएगी और आपको डिस्टर्ब होंगे। सोचिए, आपके लिए इतना मेहनत किया जाता है तो आप एक लाइक तो कर ही सकते हो। और इसलिए धीरे धीरे बोल रहा हूं ना कि और ज्यादा पसीना ना हो। ज्यादा पसीना होगी तो वीडियो बनाना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, चलिए। चौथा, धातु को पीटकर चादर की आकार दे सकते हैं। अर्थात धातु आघात वर्धनीयता प्रकृति का होता है। मतलब जैसे धातु है, धातु को हम पीटेंगे तो चादर बनता जाएगा। आप देखना, जैसे मान लो कि आपको लकड़ी दे दे और लोहा दे दे, मैं कहूं कि दोनों को गर्म करो और दोनों को चादर बना के लाओ। आप लोहा को गर्म करोगे और जब लाल हो जाएगा लोहा, तो उस पर जब आप हथौड़ा मारोगे तो वो फैलता चला जाएगा, फैलता चला जाएगा। उस तरह आप चादर बना सकते हो उसका। लेकिन अगर आपको लकड़ी दे दिया जाए, लकड़ी को गर्म करके उस पर हथौड़ा मारोगे या ऐसे भी हथौड़ा मारोगे, तो वो फैलता नहीं जाएगा, वो टूट के बिखर जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो धातु को पीटकर चादर की आकार देना, यही आपका आघात वर्धनीयता कहलाता है। समझ रहे? चलिए, पांचवा देख लीजिए। धातु विद्युत का अच्छी चालक होती है, यानी कि धातु में करंट फॉलो होता है, धातु में करंट गति करता है। लोहा में करंट आता है कि नहीं? आता है ना, क्योंकि लोहा धातु है। अच्छा बताइए, कॉपर में आता है कि नहीं? आता है, क्योंकि वो भी एक धातु है। ठीक है, तो मतलब जो धातु होते हैं, जैसे चांदी में आता है कि नहीं करंट? आता है भैया। सोना में भी करंट आता है, कॉपर में भी आता है, लोहा में भी आता है। तो ये सब धातु है। मतलब कहने का मतलब कि जो धातु है उसमें करंट आता है, यानी कि धातु विद्युत का अच्छी चालक होता है। ठीक है, चलिए। धातु के घनत्व उच्च होते हैं, यानी कि धातु भारी होते हैं। धातु भारी होते हैं कि नहीं? आप लोहा देख लो, भारी होता है। ठीक है, कॉपर देख लो, सोना देख लो, चांदी देख लो, ये वजन में भारी होते हैं।
समझ रहे हो मेरी बात? तनी मुनी लेके आओगे तो भैया ये लो 100 ग्राम हो गया। ठीक है, समझ रहे हो? चलिए उदाहरण के लिए देख लीजिए, सोना, चांदी, लोहा, कॉपर, इसी तरह बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हमने धातु जाना कि धातु क्या होते हैं। ये यदि 6 गुण किसी पदार्थ में है तो वो पदार्थ धातु है। समझ गए मेरी बात? चलिए अब हमने धातु जान लिया तो हमें अधातु भी तो जानना है ना कि अधातु क्या होता है। यदि मान लीजिए पेपर में आ गया कि धातु और धातु के अंतर लिखिए तो आपको दोनों के बारे में मालूम होना चाहिए। चलिए देखिए, अधातु चमकदार नहीं होती है। अधातु जो होते हैं ये चमकते नहीं है। समझ रहे मेरी बात? चलिए अधातु कठोर नहीं होते हैं। अधातु कठोर नहीं होते, समझ रहे? उसका डायरेक्ट उल्टा है, धातु का डायरेक्ट उल्टा। अधातु तन्य प्रकृति के नहीं होती, यानी कि अधातु को आप तार नहीं बना सकते हो। ठीक है, जैसे कि अधातु, जैसे कि हम धातु को तार बना सकते थे ना, लोहा का तार, चांदी का तार, सोना का तार, उस प्रकार आप अधातु का तार नहीं बना सकते हो, यानी कि ये तन्य प्रकृति का नहीं होता है। अधातु आघात वर्धनीयता प्रकृति के नहीं होता है, यानी कि अधातु को आप चादर का आकार भी नहीं दे सकते हो। जैसे धातु को, लोहा को पीट के हम चादर का आकार दे सकते हैं ना, उसी प्रकार अधातु को आप चादर का आकार नहीं दे सकते हैं। समझ रहे मेरी बात? चलिए अधातु विद्युत का चालक नहीं करता है, मतलब अधातु में करंट नहीं आता है। जैसे लकड़ी में करंट आता है क्या? नहीं आता है। तो अधातु में विद्युत का चालक नहीं होता है। छठा है, अधातु के घनत्व कम होते हैं, यानी ये थोड़ा हल्के होते हैं, उतने भारी भी नहीं होते हैं। इनके घनत्व क्या होता है? कम होता है। जैसे उदाहरण देख लीजिए, कार्बन, आयोडीन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, ये सारे आपके क्या है? अधातु हैं। समझ गए बात? चलिए मेरे अंदाज से धातु अधातु आपका क्लियर हो गया होगा। हम आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर का, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। अच्छा, एक आपके मन के अंदर एक सवाल उत्पन्न हुआ होगा कि धातु में करंट आता है और अधातु में क्यों नहीं आता है। जैसे मान लीजिए कि हम लोहा को और लकड़ी को, दोनों को हम करंट में लगा रहे हैं, तो लोहा में तो करंट आएगा लेकिन लकड़ी में नहीं, ऐसा क्यों है? तो देखिए मैंने नोट 1 में लिखा है कि धातु में विद्युत चालकता मुक्त इलेक्ट्रॉन होने के कारण होती है। आपको तो मालूम है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये तीनों से क्या बनता है? परमाणु बनता है। परमाणु से अणु, अणु से पदार्थ। अब पदार्थ ही धातु और अधातु है, तो जिस पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें आपका क्या होता है? करंट आता है। यानी कि धातु में क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके वजह से इसमें विद्युत यानी कि करंट आता है। और धातु में नहीं होते इसलिए नहीं आता है। समझ गए बात? चलिए नोट दूसरे में हमने लिखा है कि धातु की विद्युत चालकता तापमान बढ़ने पर घटती है। यदि मान लीजिए लोहा है, लोहा को हम ऐसे ले आए, लोहा को हम करंट में लगा दिए, उसमें करंट आएगा कि नहीं? आएगा ना। लेकिन लोहा को यदि आप पूरा गर्म कर दीजिएगा और तब उसमें आप करंट छोड़िएगा तो बहुत कम करंट आएगा। मतलब अगर धातु को आप गर्म करेंगे, उसका तापमान बढ़ाएंगे, तो उसमें करंट की गति क्या होगी? कम होगी। उसमें करंट क्या होगा? कम जाएगा। वही मैंने लिखा है कि धातु की विद्युत चालकता तापमान बढ़ने पर क्या होती है? घटती है। समझ गए मेरी बात? चलिए अब धातु अधातु हमने देख लिया, अब बारी है उपधातु का। उपधातु क्या है? ध्यान दीजिए, ऐसे पदार्थ जिनमें धातु एवं अधातु के गुण पाया जाता है उपधातु कहलाता है। मतलब देखिए, कोई ऐसा पदार्थ जिसमें धातु का भी गुण हो और अधातु का भी गुण हो। जैसे मैं एक आपको देसी एग्जांपल देता हूं, हीरा। हीरा तो देखे नहीं हो लेकिन नाम सुने हो ना, मोबाइल पर देखे हो ना, बस। अब हीरा क्या है? देखो ध्यान से, हीरा का आप तार बना सकते हैं क्या? नहीं। उस पर जैसे हथौड़ा चलाओगे वो चकनाचूर हो जाएगा। उसको चादर बना सकते हो क्या? नहीं। उस पर जैसे चलाओगे चकनाचूर हो जाएगा। यानी कि ये दोनों अधातु के गुण हैं। अधातु ही ना, तार नहीं बन सकते हो, चादर नहीं बन सकते हैं, तो ये नहीं बन रहा, यानी क्या? धातु। लेकिन ये चमकता है, ये धातु का गुण है। यानी कि हीरा में अधातु का भी गुण आ रहा है और धातु का भी गुण आ रहा है। समझ रहे? तो इसी प्रकार के पदार्थों को हम, ऐसे ही पदार्थों को हम क्या कह देते हैं? उपधातु कह देते हैं। जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन, एंटीमनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने तीनों उदाहरण लिया है। आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि जर्मेनियम कौन सी यौगिक है या क्या है, तो ऑप्शन रहेगा धातु, अधातु, उपधातु या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना, जर्मेनियम, सिलिकॉन, एंटीमनी, ये तीनों उपधातु होते हैं। याद रहेगा। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं, जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमने चैप्टर 2 में क्या पढ़ा था? याद कीजिए। हमने पहले अम्ल के बारे में पढ़ा, क्षारक के बारे में पढ़ा, फिर अम्ल और क्षारक के रासायनिक गुण के बारे में पढ़ा था। उसी प्रकार हमने चैप्टर 3 में धातु पढ़ा,
अधातु पढ़ा, उपधातु पढ़ा। अब हम धातु के रासायनिक गुण पढ़ेंगे। रासायनिक गुण में क्या आता है? रासायनिक गुण में एक चीज को दूसरी चीज में मिला दो, या नया चीज बना दो, या किसी चीज को नष्ट कर दो, यही तो है रासायनिक। समझ रहे मेरी बात? चलिए, तो धातु के हम रासायनिक गुण देखते हैं। धातु को हम पहले ऑक्सीजन में मिलाएंगे, यानी कि धातु की अभिक्रिया हम किससे कराएंगे? ऑक्सीजन से कराएंगे। क्या बनता है? ध्यान दीजिए, जब आप धातु की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराएंगे तो धातु ऑक्साइड बनता है। देखिए, जब भी धातु के साथ ऑक्सीजन जुड़ता है ना, तो धातु ऑक्साइड बन जाता है। धातु के साथ ऑक्सीजन जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा? धातु ऑक्साइड बन जाएगा। अब आप कहोगे सर ये आपने शॉर्टकट लिखा है क्या, इसका टिप्पणी कैसे लिखेंगे आप? तो भैया इस सूत्र से आप टिप्पणी लिख सकते हो। देखो कैसे लिखोगे। अगर जैसे मान लीजिए पेपर में आ गया कि धातु की ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने पर टिप्पणी लिखिए, तो आप कैसे लिखेंगे? ध्यान दीजिए, धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो धातु ऑक्साइड बनाता है। हो गया टिप्पणी। धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो धातु ऑक्साइड बनाता है, बन गया टिप्पणी। अब बताइए, इतना आसान तो है। एग्जाम्पल हमने लिखा है, जैसे मैग्नीशियम एक प्रकार का धातु है, इसमें हमने ऑक्सीजन मिला दिया, क्या बन गया भैया? मैग्नीशियम साथ O जुड़ गया, यानी कि धातु ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। समझ रही मेरी बात? चलिए, मेरे अंदाज से ये बहुत आसान है, आपको एक बार देखने में ही समझ में आ जा रहा होगा। ठीक है, अब हम धातु को ऑक्सीजन से अभिक्रिया करा दिया, अब हम धातु को जल से अभिक्रिया कराएंगे, यानी कोई जल हमने लिया, उसमें धातु को मिला दिया, तो क्या होगा? देखो, जब आप धातु को जल से अभिक्रिया कराओगे तो धातु ऑक्साइड बनेगा, क्योंकि जल में H2O होता है और O मिलकर धातु ऑक्साइड बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगा। जैसा देखिए, सोडियम हमने लिया, सोडियम एक प्रकार का धातु है, हमने जल ले लिया, इन दोनों की अभिक्रिया करा दी, तो सोडियम और O मिलके क्या बना दिया? सोडियम ऑक्साइड, और हाइड्रोजन मुक्त होके ये हाइड्रोजन गैस मुक्त हो गया। समझ रहे मेरी बात? चलिए, इस पर टिप्पणी आप कैसे लिखेंगे? ध्यान दीजिए, जब धातु जल से अभिक्रिया करती है तो धातु ऑक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। जब धातु जल से अभिक्रिया करता है तो धातु ऑक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस को मुक्त करता है। हो जाएगा? चलिए, और नोट्स की चिंता मत लीजिए, नोट्स आपको फ्री में मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम, दोनों ग्रुप पर। और आपको नहीं मिल पा रहा है तो आप मैसेज कीजिएगा ना कि सर मुझे ग्रुप में नहीं मिला पीडीएफ, तो हाँ, हम आपको पर्सनल पीडीएफ भेज देंगे। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। तीसरा, धातुओं की अम्ल से अभिक्रिया, हमने ऑक्सीजन से करा लिया, जल से करा लिया, अब हम अम्ल से कराएंगे। हालांकि हम चैप्टर 2 में देख चुके हैं धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया, लेकिन इसमें भी देखना पड़ेगा। जब धातु अम्ल से अभिक्रिया करता है तो लवण और हाइड्रोजन बनता है। याद आया कि नहीं? तो ध्यान दीजिए, टिप्पणी कैसे लिखेंगे? जब धातु अम्ल से अभिक्रिया करता है तो लवण तथा हाइड्रोजन बनाता है। सोडियम, जैसे कि हमने एग्जांपल ले रहा हूं, सोडियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करा दिया, तो ये सोडियम और ये Cl मिलके क्या बना देगा? सोडियम क्लोराइड, जो कि लवण है, और H मुक्त हो जाएगा, जो कि हाइड्रोजन है। समझ रहे बात? चलिए, तो ये हमने क्या पढ़ा? धातु के रासायनिक गुण। अब अधातु को भी पढ़ना पड़ेगा, यदि अधातु का नहीं पढ़िएगा तो धातु बुरा मान जाएगा कि नहीं? ध्यान दीजिए। चलिए, अब पहले अधातु के रासायनिक गुण देखने से पहले एक नोट मैंने ऊपर लिखा है, वो देख लीजिए। कॉपर क्या है? धातु है। सिल्वर यानी कि चांदी क्या है? धातु है। सोना क्या है? धातु है। ये तीनों कम क्रियाशील होते हैं और कम क्रियाशील होने के कारण अम्ल से अभिक्रिया नहीं करते हैं। समझो मेरी बात, ये जो कॉपर है, ये जो सिल्वर है, ये जो सोना है, ये तीनों के तीनों कम क्रियाशील होते हैं, कमजोर होते हैं, जिसकी वजह से ये अम्ल से अभिक्रिया क्या नहीं करते हैं। आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि वह कौन सा यौगिक है जो अम्ल से अभिक्रिया नहीं करता है। ऑप्शन आएगा कॉपर, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम। तो आपको मालूम होना चाहिए ना कि कॉपर, सिल्वर और सोना ये तीनों अम्ल से अभिक्रिया नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि ये कमजोर होते हैं, ये कम क्रियाशील होते हैं। समझ रहे मेरी बात? चलिए, अब आते हैं अधातु के रासायनिक गुण पर। धातु के रासायनिक गुण पढ़ लिया, अब अधातु के। देखिए, पहला, अधातु की ऑक्सीजन से अभिक्रिया। तो अधातु जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो सिंपल सा ऑक्साइड बनाता है। जब धातु ऑक्सीजन से करता था तो धातु ऑक्साइड बनाता था, लेकिन अधातु जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो सिंपल ऑक्साइड बनाएगा। आप टिप्पणी लिखिएगा कि अधातु जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो ऑक्साइड बनाता है। जैसे कि एग्जांपल कार्बन क्या है? अधातु। हमने ऑक्सीजन से इसकी अभिक्रिया करा दी, क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर?
चलिए, दूसरा है अम्ल की जल से अभिक्रिया। अब हम अम्ल की जल से नहीं, सॉरी, अधातु की जल से अभिक्रिया। तो अधातु जल से अभिक्रिया नहीं करता है, याद रखिएगा। तीसरा है अधातु की अम्ल से अभिक्रिया। तो अधातु अम्ल से भी अभिक्रिया नहीं करता है। मतलब कि जो अधातु होते हैं ये सिर्फ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं, ये ना जल से अभिक्रिया करते हैं और ना ही अम्ल से अभिक्रिया करते हैं। चलिए, आज की ये क्लास कैसे लगी आपको कमेंट करके बताना है। आज हम बस इतना ही रहने देते हैं। आज हमारा चैप्टर 1 का पार्ट 1 हमारा क्लियर है। अब पार्ट 2 वीडियो में हम इसके आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और एक खुशखबरी और मैं बता दूं, जो बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर क्या सिलेबस खत्म हो पाएगा, टेंशन काहे ले रहे हो भैया। केमिस्ट्री के 4 चैप्टर पढ़ाने के बाद मैं आपको हिंदी पढ़ाऊंगा। हिंदी के जो गद्य के चैप्टर हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मित्रता, जयशंकर प्रसाद का ममता, ये सब पढ़ाऊंगा। उसके बाद वो खत्म कराने के बाद मैं सोशल साइंस का इतिहास खत्म कराऊंगा। ऐसे में सारा चीज खत्म कराऊंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। सितंबर से पहले, सितंबर तक या सितंबर से पहले सितंबर तक मैं सिलेबस खत्म कराने की गारंटी लेता हूं। और उसके बाद मैं रिवीजन कराने का भी गारंटी लेता हूं, जो कि आपके ऑफलाइन कोचिंग में भी नहीं होता है, वो हम करके दिखाएंगे। बस आपको साथ में जुड़े रहना है। चलिए, कमेंट करके जरूर बताइए कि आज की क्लास कैसी थी। कल फिर मिलते हैं शाम को 7 बजे। जय हिंद, जय भारत।